अभी ना आरएस के मेंस हो रहे हैं, थोड़े दिन बाद इन लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे। आप लोग विशेष इनके रिजल्ट पे ध्यान दोगे कि यार किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नहीं हुआ, किसकी कौन सी रैंक, हम देखते ही है। अखबार में इंटरव्यू छपते हैं जिन लोगों के सिलेक्शन होते हैं, तो अखबार में जब इंटरव्यू छपते हैं तो दो प्रकार के इंटरव्यू आते हैं। एक किसी बंदे का इंटरव्यू आता है कि उसकी आरएस में 4th रैंक आ गई, और आप उसका इंटरव्यू देखते हो, उसका इंटरव्यू में आता है कि उसके 10th में 90% थे, 12th में 92% थे, ग्रेजुएशन में भी उसके 82% थे। ग्रेजुएशन उसने दिल्ली की किसी एक बड़ी कॉलेज से इंग्लिश मीडियम में किया था, फिर उसने कोचिंग की, उसके पापा भी आरएस है, उसकी मम्मी बैंक के अंदर मैनेजर लगे हुए हैं, कोचिंग की, आरएस का पेपर दिया और उसकी रैंक आ गई, 4थी रैंक आ गई। एक तो ये रिजल्ट आपके सामने। एक आप रिजल्ट और देखते हो कि कोई एक बंदा है सुदूर जैसलमेर बाड़मेर का या सुदूर डूंगरपुर बांसवाड़ा का कोई बंदा है, और उसकी रैंक तो आई है 632। कौन सी रैंक आई है? पर आप देखते हो कि 10th के बाद में उसकी पूरी पढ़ाई प्राइवेट हुई है, क्योंकि उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, इसलिए वो कोई पार्ट टाइम जॉब भी करता था, साथ में पढ़ाई करता था। 12th में भी बाद में उसके 58% है, ग्रेजुएशन में भी उसके 52% है। उसने कोई कोचिंग भी नहीं की, उसने सेल्फ स्टडी की थी, एग्जाम दिया और उसकी रैंक कौन सी आ गई? 632। हमें मोटिवेट कौन करता है दोनों में से? जबकि दूसरे की 4th रैंक है और वो हमें मोटिवेट नहीं कर पा रहा। उल्टा हमें लगता है तेरी फर्स्ट क्यों नहीं आई? तेरे के पास तो सारे रिसोर्सेज थे, मम्मी नौकरी में, पापा नौकरी में, रुपए ढंग के मिल रहे, ढंग की कोचिंग की, ढंग की स्कूल से पढ़ा, ढंग के परसेंटेज थे, तू फर्स्ट लाइन आ रहा, तेरे थप्पड़ पड़ना चाहिए कि तेरी 3 रैंक नीचे चाहिए, 4th आई तेरी। दूसरे वाले को देखकर अपने लगता है जब इसकी 632 आ सकती है तो मेरी 132 आ सकती है। मोटिवेट करता है। इसलिए जो कम संसाधनों से लड़ता है उससे हमेशा मोटिवेशन मिलता है। प्रताप ये मोटिवेशन देता है, हल्दी घाटी का युद्ध ये मोटिवेशन देता है। जनता में आशा नजर आती है। मेवाड़ की जनता को लगा कि हमारा राजा अपने कम संसाधनों के बावजूद मुगलों से झुका नहीं है, इसका मतलब हमें किसका साथ देना चाहिए? हमारे। और एक जब आप कम संसाधनों के बावजूद लड़ते हो तो इससे मोरल वैल्यूज बढ़ती है। मैं कहता हूं कि ये जो सिलेक्शन मैंने सेकंड वाला एग्जांपल बताया कि एक बंदा 10th के बाद प्राइवेट पढ़ा, पिताजी नहीं जॉब करता है, 632 रैंक आई। 1000 लोगों के वैकेंसी में ऐसे सिलेक्शन एक दो ही होते हैं। 1000 लोगों में से एक दो लोग होते हैं जिनके इस प्रकार के सिलेक्शन होते हैं। बाकी लोग सब अच्छे होते हैं, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होते हैं, कोचिंग भी किए होते हैं, वो सारे सिलेक्शन होते हैं। पर वो एक दो लोग जो है ना, वो इस सिस्टम को बचा के रखे हुए हैं। मैं कहता हूं जिस दिन एक दो लोग भी ऐसे आने बंद हो गए, सारे के सारे दूसरे प्रकार के लोग आने लग गए, उस दिन अपने को लगेगा कि यार अपना तो हो ही नहीं सकता। फिर कोई आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि देख ऐसे तो सर सिलेक्शन होगा नहीं, पेपर कबाड़ देता हूं मैं तेरे को, इतने लाख रुपए दे दे, पेपर दे देता हूं। आप कहोगे नहीं मैं ऐसे ही सिलेक्शन करवा लूंगा, बता ले किसी का हुआ है तो ऐसे ऐसा सब उनके ही हो रहे हैं, तेरी कैसे पार पड़ेगी? तो आपका जो साहब ये कर लेते हैं, ये नैतिक मूल्य थोड़ी है। नैतिकता अपने आप नैतिक मूल्यों का हरास है। पर अब यदि कोई आपको आके कहता है कि देख बिना पेपर के तो सिलेक्शन होगा ना, आप कहोगे ना ना, उसका जब 632वीं आ गई थी वो तो बिना पेपर ही लाया होगा, तो मैं भी ला सकता हूं। इसलिए ऐसे लोग इस सिस्टम में नैतिकता को बना के रखते हैं कि अब जब कम संसाधनों के बावजूद लड़ते हो, जनता में मोटिवेशन देते हो, अरे यार जब राजा ये कर सकता है तो हम भी उसके साथ में खड़े रहेंगे, तो हमारे राजा का मनोबल बढ़ेगा, राजा का मनोबल बढ़ेगा, राजा आजाद करवा लेगा। हल्दी घाटी युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप जब कम संसाधनों के बावजूद लड़ते हो, इसे जनता में क्या क्या जगाते हो। फिर एक तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी कोई लड़ाइयां मेरे कोई पूछे कि यार खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मैं कहूंगा बाबर की सेना और संगा की सेना के बीच। मेरे से आप पूछो सारंगपुर की लड़ाई किसके बीच में हुई, मैं कहूंगा कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना के बीच। अब मेवाड़ के जो अकबर के साथ में लड़ाइयां हैं वो अकबर की सेना और प्रताप की सेना के बीच नहीं है, वो अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता के बीच में, जन जन के अंदर भर गया था। आपको यूं सोच के अलग फील नहीं होता कि भील इस युद्ध में क्या कर रहे हैं? भीलों की एक पूरी सेना है। मैं तो जब ये पढ़ता हूं ना तो मुझे केवल ये एक फैक्ट नहीं लगता है कि राणा पुंजा के नेतृत्व में भील आ गए थे। मुझे लगता है यार महाराणा प्रताप कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, वो कितने बड़े समाज सुधारक थे। वो मध्यकालीन समाज जिसमें छुआछूत अपने चरम पर थी, अनटचेबिलिटी आज दिन तक गांव से नहीं मिट पाई है। आज दिन तक छुआछूत अनटचेबिलिटी है। आज के 500 साल पहले एक राजा उन भीलों को कहता कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और भील उसके लिए जान देंगे। तो राजा कितना बड़ा रहा होगा कि उसने जनता को शामिल कर लिया था, जनता को एक एक जनता को ये कहने में कामयाब कर लिया था कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये हमारे मेवाड़ देश की लड़ाई है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना चलते युद्ध के बीच में प्रताप ने कहा होगा कि भील थोड़ा उधर लड़ेंगे हम इधर लड़ेंगे, टच मत हो जाना रहे। ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि भीलों के मटके अलग रहेंगे पानी के, हमारे मटके अलग रहेंगे, साथ लड़े होंगे। अपनी जनता में इस भाव को जगा देना कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, जन जन की लड़ाई, वरना पहले केवल सैनिक लड़ते थे।
लड़ते अब भी क्या पता सैनिक है, लेकिन अब भी बाकी सब लोग, हथियार बनाने वाला कह रहा है हथियार हम लाएंगे, अनाज वाला कह रहा है अनाज हम लाएंगे, घोड़े वाले कह रहे हैं सब घोड़े हम देंगे, भील कह रहे हैं साहब तीर कमान चाहिए और सहायता चाहिए, ये मुगलों का जो भी रसद आता है लूटने की जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत करो। बदायूं नहीं कहता है हम भीलों के गांव से गुजरते थे, हालत खराब हो जाती थी, पता नहीं कहां से कौन सा तीर आके लग जाएगा, राम राम करके निकले थे गांव से हम। ये राजा की विशेषता है कि राजा अपनी जन जन के अंदर राष्ट्रवाद भर के चला गया। मैं आज भी कहता हूं कि हम तमाम लोग जो राजस्थान के लोग हैं, हम 47 से पहले अलग अलग देशों के लोग थे। 47 से पहले हम भारत के अंदर नहीं थे, 47 से पहले राजस्थान नाम की कोई जगह नहीं थी। 47 से पहले मेरा देश बीकानेर था, आपका किसी का देश भरतपुर रहा होगा, आपका किसी का देश टोंक है, आपका किसी का देश बांसवाड़ा, आपका किसी का देश जैसलमेर है, किसी का देश उदयपुर है, किसी का देश जयपुर। हमारे देश अलग अलग थे, उनके सिक्के अलग अलग थे, उनका झंडा अलग अलग था, उनकी सेनाएं अलग अलग थी, उनका सिस्टम पूरा अलग अलग था। 47 के बाद हमें यूनियन बनाई गई हमारी, और उसका एक राजस्थान बना दिया गया। उसके बावजूद हमारे में से किसी के मन में नहीं आता कि मैं बीकानेर का वासी हूं, मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूं, मैं भरतपुर का रहने वाला हूं। मेवाड़ियों की अब तक आती है कि हम मेवाड़ी हैं। ये राष्ट्रवाद प्रताप का भरा हुआ उन दिनों का। मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी एक मेवाड़ के कवि की कविता सुन रहा था कोई, तो उसमें कवि कह रहे थे कि चित्तौड़ के पास एक नदी निकलती है बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। बेड़च जाके मिल जाती है बनास में। किसे मिल जाती है? बनास जाके मिल जाती है चंबल में, और चंबल जाके मिलती है यमुना में। बेड़च किस में मिलती है? बनास। बनास किस में मिलती है? चंबल। चंबल किस में मिलती है? तो एक दिन बेड़च का एक तिनका, तिनका समझते हो? तिनका, घास का तिनका, कचरा को तिनका, एक तिनका पानी में तैरता तैरता यमुना में जाके मिला, तो यमुना के तिनके से बातचीत करता है। उधर से यमुना में कोई तिनका है, तो यमुना के तिनके से बातचीत करता है, तो यमुना का तिनका उस बेड़च वाले तिनके कहता है कि तेरे में तो एटीट्यूड किस बात का है, इतना घमंड कैसे है, तू अलग अलग क्यों रहता है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं यमुना का तिनका हूं। यमुना उस जगह से आती है जहां कभी भगवान कृष्ण खेले हैं, तो मेरी धरती तो वो है, मैंने उस धरती का मैं उस धरती में उगा हूं जहां पे भगवान कृष्ण खेले हैं, मैंने वो पानी पिया है जो भगवान कृष्ण ने पिया है, तो मेरा एटीट्यूड तो जचता है कि मैं कहूं साहब भगवान की धरती का आदमी हूं, तू क्यों टेढ़ा टेढ़ा घूमता है? वो वापस उसको कहता है कि मैं मेवाड़ से आया हूं और मेरी धरती ने पानी नहीं पिया है, खून पिया है, खून, इसलिए मैं उस खून वाली धरती का, मेरे में एटीट्यूड नहीं आएगा तो किसमें आएगा? मतलब एक कवि ने तिनके में भी राष्ट्रवाद दिखाया है कि मैं मेवाड़ का हूं इसलिए मेरे में अलग प्रकार की बातें, तेरे में अलग प्रकार की बात नहीं आ पाएगी। आप राजस्थान के पुराने दोहे सुनेंगे तो राजस्थान के दोहे वैसे मिलेंगे कि सुअर होता है, सुअर जानवर, जंगली सुअर। जंगली सुअर को अपने राजस्थानी कहानियों में बहुत ताकतवर जानवर बताया गया है कि जंगली सुअर बड़ा ताकतवर होता है। अपनी कहानियों में वैसे वर्णन मिलेंगे कि जंगली सुअर को पहले जब भालों से मारते, जंगली सुअर को भालों से मारने के लिए जाते, जब तक बंदूकें नहीं आई थी तो भालों से मारने जाते, तो सुअर इतना खतरनाक होता है कि भाले से मारने के लिए पास जाना पड़ेगा, तो वो वापस आप पे हमला करके आपको मार दे। तो अकेला आदमी यदि सुअर मारने के लिए जाए तो जिंदा नहीं है, इतना ताकतवर होता है कि उसके आगे वो दांत निकला होता है, उस दांत को उसके घोड़े के पेट के नीचे लगा के उल्टा फेंक दे, इतनी ताकत होती है। तो एक बार कोई एक मेवाड़ का राजकुमार है, वो राजकुमार अपने कुछ साथियों को लेकर निकलता है और डेली सुअरों का शिकार करता है। फाइनली उसने मेवाड़ के पहाड़ों के सारे सुअर मार दिए, एक जोड़ा बचा हुआ है, सुअर और उसकी मादा जो है। सुअर की मादा को अपने यहां बोलते भूंडन, अपनी भाषा में क्या कहते? तो एक वो सुअर और उसकी भूंडन, दो बैठे हुए, नर मादा दो, जोड़ा एक बैठा हुआ है, बाकी सब मर गए। वो अपनी गुफा के अंदर बैठे हैं। एक दिन गुफा के बाद टप 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 घोड़े की टापों की आवाज आती है, भाले एकदम तक तक यूं पहाड़ों पे लग रहे हैं, और उस भूंडन ने अपने सुअर को कहा कि बाहर आ गया, वो सारे मर गए, हम लास्ट बचे में, आज मरेगा। मैं तेरे को एक काम बताती हूँ, ये पीछे से एक रास्ता निकलता है, इस रास्ते से बाहर भाग जाते हैं, मेवाड़ में रहते नहीं है, आगे मालवा की तरफ भाग जाते हैं ताकि जान बच जाएगी। वो सुअर उस वाइफ को, अपनी मादा को अपनी कहता है कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। मगरा मतलब होता है पहाड़, मगरा मतलब मगरो छोड़ू हूं नहीं, मैं मगरा छोड़ के नहीं जाऊंगा, भूंडन मत बिलमाए, भूंडन मेरे को राजी करने की कोशिश मत कर, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कर, मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए, सेला टकरा झेल स्यू, सेल मतलब भाला, सेल मतलब सेला टकरा झेल स्यू, भालों की टकरें झेल लूंगा, भाजा वंश ल जाए। भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा कि मेवाड़ का सुअर भाग कैसे गया था। पशु में भी राष्ट्रवाद दिखाया हुआ है। तो हल्दी घाटी के युद्ध ने मेवाड़ की जनता में, जनजातियों में कौन सी भावनाएं भर दी थी? उन्हें कूट कूट के भर दिया था कि हमारा देश मेवाड़, और हमारे देश पे किसी राक्षस की औकात नहीं कि इधर आंख उठा के देख ले। इसलिए अकबर जैसा इतना शक्तिशाली बादशाह जो पूरे भारत को झुका गया, मेवाड़ को कुछ नहीं कर पाया।
तो कुछ तो रहा होगा कि जनता खड़ी हो गई होगी। जनता जब खड़ी होती है तो उसने कहा नहीं कर पाओगे। ठीक वैसा अमेरिका आया था वियतनाम में। अमेरिका कहां आया था? छोटा सा देश है वियतनाम, आप नक्शे में देखोगे ढूंढने से नहीं मिले, अमेरिका की पार नहीं पड़िया। मैं कल कोई वेब सीरीज देख रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति है जॉनसन, तो जॉनसन उसके अंदर कह रहा है अपने अधिकारियों को कि और वियतनाम में क्या करोगे तुम? तो वो कहते हैं कि हम वियतनाम में 1 लाख सैनिक और उतार देते हैं। तो वियतनाम का उस समय जो नेता था उसका नाम था हो ची मिन। तो हो ची मिन वापस 1 लाख उतार देगा तो वापस हो ची मिन, जनसंख्या ही नहीं है, इतने सैनिक कहां से उतारेगा? जन जन लड़ेगा, सारे के सारे लड़ेंगे भाई साहब। कैसे लड़ोगे तुम उनके साथ? तो ये मेवाड़ का संघर्ष था। तो